Hello and namaskar to everyone. This is Dharmendra Naruka and you are watching a very important session. So my dear student, in this session we are going to discuss a very important point and that is PB Sally. So my dear student, आज हम लोग बात करेंगे PB Sally के बारे में. पूरा नाम है पर्सी बिस सैली. अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप ध्यान रखना है, इसको क्या कहेंगे? पर्सी बिस सैली. ओके. ही वॉज अ मेजर रोमांटिक पोइट, क्योंकि देखो इनका अगर लाइफ स्पेन आप देखोगे ना तो ही वॉज बॉर्न इन 1792 एंड डाइड इन 1822. सो रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज दैट इज 1798 टू 1837. ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ रोमांटिक एज. और इनका जन्म हुआ है 1792 से लेके 1822. सो ही वाज अ मेजर रोमांटिक पोइट. खैर, आज के सेशन में पूरा हम इनको एनालिसिस करने वाले हैं. डिटेल्ड चीजें आप लोगों के सामने रहेंगी. एक एक पॉइंट को लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, जिससे आपका हर एक डाउट जो है, हर एक कंफ्यूजन जो है आपका बड़े अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग. क्लियर? सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं और एक एक चीज को हम डिस्कस करते रहते हैं. चलो. सो देखिएगा, ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड से सुसेक्स. इंग्लैंड में सुसेक्स नाम की जगह पर इनका क्या होता है? जन्म होता है. ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स. ही वॉज अ फाइनेस्ट लिरिक एंड एपिक पोइट and best known for classical poems, और he wrote 18 sonnets. So overall आपको यहां से जो चीज समझनी है, जन्म होता है कहां? इंग्लैंड के सुसेक्स नाम की जगह पे, और मेजर रोमांटिक पोइट्स हैं. लिरिक पोइट्री भी लिखते हैं, एपिक पोइट्री भी ये लिखते हैं. क्लासिकल पोएम्स के लिए इनको जाना जाता है. और इन्होंने टोटल कितने सोनेट्स लिखे हैं? 18 सोनेट्स लिखे हैं. ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए. अब देखो, विलियम गॉडविन इनके कौन है? फादर इन लॉ. पीबी सैली के फादर इन लॉ कौन है? विलियम गॉडविन. यानी इनकी जो सेकंड वाइफ है, पहली वाइफ तो थी हैरियट वेस्ट, उनका नाम था शायद वेस्टब्रुक, हैरियट वेस्टब्रुक. और सेकंड जो है वो मैरी गॉडविन है, जो विलियम गॉडविन की कौन है? डॉटर है. और इनकी जो विलियम गॉडविन की वाइफ है उनका नाम है मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जिन्होंने जो फेमिनिस्ट राइटर भी हैं. और इनकी जो डॉटर है उसका नाम भी मैरी है. अब कई बार उसको मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट या तो गॉडविन और बाद में क्या हो गया? सैली हो गया. वो नाम बाद में लग जाता है, वो आगे चर्चा होगी भी सेशन में. देखो जरा, सैलीज डेथ केम इन 1822 बाय ड्राउनिंग व्हाइल सेलिंग अक्रॉस द बे ऑफ सब्जिया. तो ये जो बे ऑफ सब्जिया है, इसमें डूबने से इनकी 1822 में डेथ हो गई थी. 28 अगस्त 1811 सैली इलॉब्ड विद हैरियट वेस्टब्रुक, है ना. 1811 में सैली हैरियट वेस्टब्रुक को लेकर कहां चले गए थे? स्कॉटलैंड में चले गए थे. लेकिन होता क्या है कि सैली वॉज टोटली अनहैप्पी विद हिज मैरिज टू हैरियट एंड abandoned her in 1814. तो ये शादी 3 साल ही चली. 1814 में उन्होंने इनको छोड़ दिया और उसके बाद हैरियट वेस्ट जो ब्रुक हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया था. आगे चल के ये बात आ जाएगी, है ना. हैरियट कमिटेड सुसाइड इन 1816. सैली मैरिड मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट गॉडविन, गॉडविन्स डॉटर, है ना. गॉडविन वॉज सैलीज मेंटोर. अब गॉडविन जो थे सैली के मेंटोर थे. इन्हीं की डॉटर है कौन? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जो इनकी डॉटर है. अच्छा, विलियम गॉडविन की वाइफ का नाम भी क्या है? मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट है. और ये जो है ना मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट गॉडविन, यानी इनकी डॉटर, फ्रैंकेनस्टीन नाम का वर्क है इनके लिए, बड़ा फेमस है. ये फेमिनिस्ट है ये भी. सैली कॉल्ड एलिजाबेथ हिचनर अ 28 years old unmarried school teacher the sister of my soul and my second self. अब देखो, ये जो दो उपाधि हैं, जो दो टाइटल हैं, ये सैली ने किसको दी है? एलिजाबेथ हिचनर को, है ना, जो अनमैरिड स्कूल टीचर है उसके लिए इन्होंने कहा. तो दो शादी हुई है इनकी, है ना, हैरियट वेस्ट ब्रुक से, और दूसरी शादी जो होती है वो मैरी गॉडविन से होती है.
एट ईटन कॉलेज ही वॉज निक नेम्ड मैड सैली। अच्छा, जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो इनको क्या कहा जाता था? मैड सैली कहा जाता था। ही वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सीमेट्री इन रोम। ऑन हिज ग्रेव द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट, जो शेक्सपियर का वर्क है उससे ली गई है कि नथिंग ऑफ हिम दैट डज फेड बट डज सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंथ। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सैली की टूम पर शेक्सपियर के किस वर्क की लाइन को इनग्रेव किया गया है? तो उस वर्क का नाम है द टेम्पेस्ट और लाइन है नथिंग ऑफ हिम दैट डज फेड बट डज सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंथ। तो ये जो एक कोटेशन है ये दैट वाज टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। बायरन इंट्रोड्यूस्ड सैली टू कीट्स। अच्छा, सैली की मुलाकात कीट्स से किसने करवाई? लॉर्ड बायरन ने, है ना? लॉर्ड बायरन ने करवाई। ठीक है, यहां तक हुआ भाई क्लियर? चलो आगे बढ़े। एक बार मैं वापस बता दूंगा, यहां तक देख लो आप एक बार। हिज फर्स्ट, अच्छा यहां तक देख लेते हैं क्योंकि इनके लाइफ से संबंधित बातें थी, फिर हम इनके वक्त से संबंधित बातें करेंगे तो और देख लेंगे। देखो, सुसेक्स में इनका जन्म होता है, क्लियर? रोमांटिक पोइट्स हैं, ब्रिटिश तो है ही है, लिरिक पोइट्री और एपिक पोइट्री भी लिखते हैं और क्लासिकल पोएम्स के लिए जाना जाता है। टोटल कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 18 सोनेट्स लिखी हैं। विलियम गॉडविन इनके कौन है? मेंटोर भी हैं और बाद में क्या बन गए? फादर इन लॉ बन गए। सैली की जो डेथ है वो 1822 में द बे ऑफ सैब्जिया में डूबने से हो जाती है। 1811 को सैली किसके साथ? हैरियट वेस्ट ब्रुक के साथ कहाँ चले जाते हैं? स्कॉटलैंड चले जाते हैं। सैली इस शादी से वो नाखुश थे, इसलिए उन्होंने 3 साल बाद क्या कर दिया? जो हैरियट था उसको छोड़ दिया। हैरियट ने 1816 यानी इसके 2 साल बाद क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। इसके बाद सैली ने मैरी वॉल्स्टनक्रैफ्ट गॉडविन से शादी कर ली, जो विलियम गॉडविन की कौन है? डॉटर है। गॉडविन सैली के मेंटोर थे, मैंने पहले बता दिया। सैली ने एक स्कूल टीचर है अनमैरिड, उनको सिस्टर ऑफ माई सोल एंड माई सेकंड सेल्फ का टाइटल दिया, उनको कह के पुकारा। उनका नाम है एलिजाबेथ हिचनर। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद देखो, ईटन कॉलेज में इनको किस नाम से पुकारा जाता है? मैड सैली के नाम से पुकारा जाता है। और प्रोटेस्टेंट सीमेट्री में इनको बरीड किया गया रोम में। और इनकी ग्रेव पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से ली गई लाइन लिखी हुई है, नथिंग ऑफ हिम दैट डज फेड बट डज सफर आ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंथ। सो ओवरऑल ये सारी चीजें याद रखनी है। एक पॉइंट और बचा हमारे पास कि बायरन ने सैली को कीट्स से क्या है? मिलवाया है। यानी पीबी सैली और कीट्स की जो मुलाकात थी ना, वो किसने करवाई? वो करवाई है लॉर्ड बायरन ने। चलो यहां तक आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कुछ एक वर्क से संबंधित बातें। इनका फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो एक गॉथिक नोवेल है ना? गॉथिक नोवेल कैसे होते हैं? थोड़े से स्कैरी टाइप के नोवेल्स होते हैं, जिसका नाम है जेस्ट्रोजी रोमांस। 1810 में आया, ये इनका पहला पब्लिकेशन है। In 1810, Sally published original poetry by Victor and Kazire along with his sister Elizabeth. In 1811, Sally published his second Gothic novel, है ना, जिसका नाम है सेंट इरविन और द रोसीक्रूसियन एंड अ पैम्पलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। अब देखो, 1811 में सैली ने सेकंड गोथिक नोवेल सेंट इरविन, या इसका नाम है द रोसी क्रूसियन, इसके अलावा एक पैम्पलेट द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। अब ये नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म जो पैम्पलेट है, इसके कारण इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एथेइज्म क्या होता है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिकता को प्रमोट किया था, इसलिए इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था, है ना? इस वर्क के कारण, नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के कारण। देखो, एट ऑक्सफोर्ड ही इज इश्यूड अ कलेक्शन ऑफ वर्स पोस्ट्यूमस फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन विद थॉमस जेफरसन होग। सैलीज द सेंसी इज डेडिकेटेड टू ले हंट। Sally dedicated the revolt of Islam to Mary Shelley. In Mont Blanc, Shelley claims to have pondered questions of historical inevitability. Shelley's theory of economics and morality has a profound influence on Karl Marx, Leo Tolstoy, and Mahatma Gandhi. Civil disobedience movement by Henry Thoreau is also influenced by Shelley. Hudson called Shelley dreamers
of dreams. Matthew Arnold assessed Sally as beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. After the publication of Necessity of Atheism, he gained the attention of the Oxford University's administration. He was asked to stop the pamphlet, but he refused and was expelled from the university on 25th March 1811 along with हॉग. बाद में हॉग ने है ना माफी भी मांग ली थी, इन्होंने नहीं मांगी थी, है ना, इनको कहा गया था. He wrote preface to his wife's Frankenstein, यानी ये वर्क किसका है? मैरी सैली का. मैं पहले भी बता दिया था आपको, ये मैरी सैली का वर्क है. ठीक है, मैरी सैली का वर्क है जो इनकी वाइफ है ना. AC Swinburne called Sally a preface singing God. His famous line are sweetest song are those that tell the saddest thought to a skylark. अब यहाँ तक एक बार मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर लेता हूँ, फिर इसकी बाकी की चीजें जो है उनको डिस्कस करेंगे, है ना. अब एक एक चीज को मैं वापस आपको क्लियर कर देता हूँ. देखो यहाँ से, अब देखो इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो एक गोथिक नोवेल था, है ना, जेस्ट्रोजी अ रोमांस 1810. और सेकंड गोथिक नोवेल जो है वो सेंट इरविन या द रोजी क्रूसियन, है ना. इसके अलावा द नेसेसिटी ऑफ एथेज 1811 में ही आया था. ठीक है, 1810 में इन्होंने ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर किसके साथ, अपनी सिस्टर है, इनकी सिस्टर ने एलिजाबेथ के साथ पब्लिश की थी. तो दो गोथिक नोवेल हो गए इनके, जेस्ट्रोजी, और सेकंड गोथिक नोवेल हो गया इरविन द रोसी क्रूसियन. और पंपलेट, और द पंपलेट इज द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. और इसके बारे में मैंने बताया कि इसके कारण इनको क्या किया गया, इनके कारण क्या होता है, देखो जस्ट ए मिनट. After the publication of Necessity of Atheism, he gained the attention of the Oxford University's administration. He was asked to stop the pamphlet, but he refused and was expelled from the university on 25th March 1811 along with Hogg. तो 1811 में ही इन्होंने ये पब्लिश किया, और उसी समय ऑक्सफोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्यवाही इनके ऊपर की और इनको कॉलेज से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि ये किसको, एथेइज्म को प्रमोट कर रहे थे, इसीलिए इनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया. इसके अलावा इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस भी पब्लिश किया, है ना. ही इश्यूड अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस, पोस्टह्यूमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन विद थॉमस जेफरसन हॉग. अब इनके साथ जो दूसरे थे वो कौन थे, थॉमस जेफरसन हॉग थे, जो नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म में भी इनके साथ है. सैली का तो सेंसी है, वो किसके लिए डेडिकेटेड है, ले हंट के लिए लिखा हुआ है इन्होंने. सैली ने अपना जो वर्क है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये किसके लिए लिखा हुआ है, मैरी सैली, जो इनकी वाइफ है. इन मॉन्ट ब्लैक सैली क्लेम्स टू हैव पॉन्डर्ड क्वेश्चंस ऑफ हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी. इस वर्क में इन्होंने किसके बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी. सैली की जो थियरी है इकोनॉमिक्स और मॉरलिटी, इसका जो गहरा प्रभाव पड़ा है वो कार्ल मार्क्स पे है, लियो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी, इन सभी पर इनका गहरा प्रभाव रहा, इनके थियरी इकोनॉमिक्स एंड मॉरलिटी का. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किसके द्वारा, हेनरी थोरो का जो था वो भी किससे इन्फ्लुएंस था, पीबी सैली से. हडसन ने सैली को क्या कहा है, ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स. और मैथ्यू आर्नोल्ड assessed Sally as beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain, है ना. ब्यूटीफुल और ineffectual angels और beating in the void his luminous wings in vain. आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, मैंने बता दिया आपको, इससे कहा गया था आप माफी मांग लो, नहीं मांगी तो कॉलेज से बाहर कर दिया गया. ऐसा कहते हैं हॉग ने बाद में जाके माफी मांग ली थी, इन्होंने नहीं मांगी थी, तो इनको कॉलेज छोड़ना पड़ गया था. हॉग ने शायद वापस उसमें एंट्री मिल गई थी उनको. ही रॉट प्रीफेस टू हिज वाइफ, है ना. ही रॉट प्रीफेस टू हिज वाइफ्स फ्रैंकेनस्टीन, जो एक वर्क है, इसका जो प्रीफेस जो है पीबी सैली ने लिखा है. AC Swinburne called Sally a perfect singing god. और कुछ फेमस लाइन देखो, जैसे आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट. ये किससे लिया गया है,
टू अ स्काईलार्क, जो एक ओड है, इससे लिया गया है कि आर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत वो होते हैं जो हमें हमारी सबसे दुखद जो कहानी होती है, दुखद जो हमारे विचार होते हैं, उसकी याद दिलाते हैं। सैलीज नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, सैली देखो इसमें क्या लिखते हैं कि देयर इज नो गॉड, दिस negation must be understood solely to effect a creative deity. The hypothesis of a pervading spirit co-eternal with the universe remains unshaken. ये जो लाइन है ये necessity of atheism से है। Sally's The Devil's Walk, a ballad, is a satirical attack and criticism of the British government by Sally. ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधा सीधे क्रिटिसाइज किया है इन्होंने वर्क द डेविल्स वॉक में। अब आप ये याद रखना कि चूज द वर्क इन विच पीबी सैली क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो द नेम ऑफ वर्क इज द डेविल्स वॉक। Epipsychidion is the Greek title that means little soul. It is a major poetical work published in 1821. ये भी इन्हीं का वर्क है, 1822 में आया। इसका मतलब क्या होता है? लिटिल सोल। Hope is strong, justice and truth their winged child have found is the epigraph on the cover page of the Mask of Anarchy, is taken from Revolt of Islam, है ना। जो कवर पेज है द मास्क ऑफ अनार्की का, उसमें ये लाइन लिखी हुई, होप इज स्ट्रॉन्ग, जस्टिस एंड ट्रूथ दियर विंग्ड चाइल्ड हैव फाउंड। और ये जो कोटेशन है ये लिया गया है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम से, जो किसको डेडिकेटेड किया है इन्होंने? अपनी वाइफ मैरी सैली को डेडिकेटेड किया है। पहले अर्लियर मैं आप लोगों के साथ इसकी चर्चा कर चुका हूँ। सैली रिमार्क्ड अबाउट अ पोइट एज, देखो पोइट के रेफरेंस में इन्होंने क्या कहा है कि पोइट कौन होता? अ पोइट इज अ नाइटिंगेल। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सैली ने पोइट की तुलना किससे की है? एक नाइटिंगेल से की है। हु सिट्स इन डार्कनेस, जो अंधेरे में बैठता है, एंड सिंग्स टू चीयर इट्स ओन सॉलिट्यूड विद स्वीट साउंड, और अपने अकेलेपन को मधुर संगीत के साथ गाता है। हिज ऑडिटर्स आर एज मैन entranced by the melody of an unseen musician who feel that they are moved and softened but know not whence or why. तो ये जो पूरा के पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है ये पोइट को लेकर दिया गया है। जैसे एक नाइटिंगेल होती है, अंधेरे में बैठ के अपने दुखद अवस्था जो है उसके बारे में गाती है, उसी तरीके का पोइट है ना। और हिज ऑडिटर्स, और उसकी ऑडियंस जो है ना, आर एज मीन इंट्रांस्ड बाय द मेलोडी ऑफ एन अनसीन म्यूजिशियन, है ना। और इसकी जो ऑडियंस है वो उन लोगों के समान है जो किसी ऐसे म्यूजिशियन जो दिखाई नहीं पड़ता उसके मधुर संगीत से प्रभावित है। हु फील्स दैट दे आर मूव्ड एंड सॉफ्टन बट नॉट नो व्हेंस और व्हाई, कहाँ और क्यों ये पता नहीं होता। तो ओवरऑल दिस इज एन एक्सप्लेनेशन गिवन बाय पीबी सैली फॉर अ पोइट कंपेयरिंग टू हिम एज ए नाइटिंगेल। मेजर वर्क की चर्चा हम करेंगे एक बार। ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। देखो यहां तक हमने देख लिया था। एक तो ये नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म में कहा था कि देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं है। निगेशन मस्ट बी अंडरस्टूड सोली, इसको आपको समझना चाहिए। टू इफेक्ट अ क्रिएटिव डीटी, द हाइपोथेसिस ऑफ अ प्रीवेडिंग स्पिरिट, यानी जो कल्पना है ना, को इटर्नल विद द यूनिवर्स रिमेन्स अनसेकन। तो ये ओवरऑल पूरा नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको लाइनें याद रखनी चाहिए। हाँ, डेविल्स वर्क जो है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बन सकता है। डेविल्स वॉक जो है वो एक तरीके का सैटिरिकल वर्क है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है पीबी सैली ने। इसके अलावा एपीपिसिडियन ग्रीक टाइटल है जिसका मतलब होता है लिटिल सोल, और ये कब आता है? 1821 में। होप इज स्ट्रॉन्ग, जस्टिस एंड ट्रूथ दियर विंग्ड चाइल्ड हैव फाउंड। ये जो एपिग्राफ है ये द मास्क ऑफ अनार्की के कवर पेज पे लिखा हुआ है, और इसको रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम से लिया गया है जो पीबी सैली ने लिखा हुआ है। और ये वर्क जो डेडिकेटेड है ये इनकी वाइफ मैरी सैली के लिए डेडिकेटेड है। देन हमारे पास सैली ने पॉइंट के लिए इतनी बड़ी मतलब एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा ये याद रखना कि ही कंपेयर्ड अ पॉइंट टू अ नाइटिंगेल, कोयल से तुलना
की है किसकी, पोइट की, और पूरी ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने। अब देखो मेजर वर्क्स ऑफ शैली, शैली के मेजर वर्क्स की बात हम करें तो ये पहला वर्क जो हमारे सामने है दैट इज अ गोथिक नोवेल, है ना, जस्ट ट्रॉजी अ रोमांस, 1810 में ये वर्क आता है। ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर 1810 में है ये। और ये सेकंड इनका क्या है, गोथिक नोवेल है, सेंट इरविन और द रॉसी क्रूसियन, ये कब आता है 1811 में। और इसी समय क्या आता है, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म, जिसमें ये एथेइज्म को बढ़ावा देते हैं, इसके कारण इनको ऑक्सफोर्ड जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उससे निकाल दिया जाता है। इनसे कहा जाता है कि आप माफी मांगो, इसको बंद करो, लेकिन ये नहीं रुकते तो इनको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है। द डेविल्स वॉक एक सैटिरिकल वर्क है और 1812 में आया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। क्वीन मैब काफी पॉपुलर वर्क है, फिलोसॉफिकल पोइम है, 1813 में ये आती है। एल्स्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815 का वर्क है। द डेमन ऑफ द वर्ल्ड और मॉन्ट ब्लैंक 1816 में आता है, काफी पॉपुलर रहा ये वर्क, इसकी चर्चा भी मैं आप लोगों से पहले कर चुका था, देखो, है ना, इसकी चर्चा हमने आप लोगों के साथ कर ली थी। देखो जरा, जस्ट ए मिनट, इसके बारे में जिक्र हुआ था। हाँ, इन्होंने हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे इस वर्क से, ठीक है ना। और हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी 1817 में। लियोन एंड सिंथिया और द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी 1870 में ये वर्क आया, इसको एडिट किया गया और इसी वर्क का बाद में नाम क्या हो गया, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ए पोइम इन 12 कैंटोज, 12 पार्ट्स में है 1817 में। तो ये जरूर ध्यान रखना, जो लियोन एंड सिंथिया है ना, या द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ये 1817 में आया, इसी को एडिट करके वापस द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कर दिया गया था। ओजीमेंडिस पॉपुलर है, सोनेट रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर 1818 में। प्रीफेस टू फ्रैंकेनस्टीन द मॉडर्न प्रोमीथियस, ये फ्रैंकेनस्टीन के लिए प्रीफेस इन्होंने लिखा था, इनकी वाइफ का वर्क है, और इसको क्या भी कहते हैं, द मॉडर्न प्रोमेथियस। इसके अलावा रोजलिंड एंड हेलन नाम से एक वर्क लिखा, मॉडर्न इकोलॉग 1818 में। और थेंची अ ट्रेजेडी रिटन इन 5 एक्ट्स, ये भी एक पॉपुलर वर्क है इनका, ट्रेजेडी है। ओड टू वेस्ट विंड, है ना, वेस्ट विंड को लेकर एक बड़ी पोइम है, काफी इंपॉर्टेंट पोइम है। द मास्क ऑफ अनार्की, जूलियन एंड मडेलो 1819, प्रोमीथियस अनबाउंड अ लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स 1820, ये भी पॉपुलर वर्क है इनका, ये भी इनका पॉपुलर वर्क है। और टू अ स्काई लार्क, है ना, ये 1820 में। ये क्लाउड शायद अलग वर्क होगा, ये वर्क इनका अलग है ना, क्लाउड्स अलग वर्क है और टू अ स्काई लार्क अलग वर्क है। एडोनियस 1821 में। अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री और एपिसिडियन हेलेस अ लिरिकल ड्रामा, है ना, 1822 में। द ट्रम्प ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड था ये, और इंग्लैंड इन 1819 इट इज अ सोनेट। तो ये इनके सारे क्या हो गए, वर्क्स हो गए। एक बार वर्क्स के ऊपर हम चर्चा वापस करेंगे। देखो जरा, टोटल इनके वर्क है, इनमें मेन वर्क्स में आपको एक बार फिर बता देता हूं। इनमें से जो वर्क्स आपको ध्यान रखने वो जरा हम देखते हैं। देखो चलो, तो देखो ये तो इनका पहला गोथिक नोवेल हो गया, ठीक है, जस्ट ट्रॉसी अ रोमांस 1810 में। ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर। और ये तीनों वक्त तो आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इसके कारण तो इनको कॉलेज से बाहर जाना पड़ा था। और डेविल्स वॉक, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है। क्वीन मैब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वीन मैब भी ध्यान रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815 में। डेमन ऑफ द वर्ल्ड और मॉन्ट ब्लैक, हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। और लियोन और सिंथिया, रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कर दिया गया था।
ओजीमेंडिस सोनेट रिटर्निंग आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी काफी पॉपुलर वर्क है। ये फ्रैंकेनस्टीन का प्रीफेस इन्होंने लिखा था, जिसको मॉडर्न प्रोमीथियस कहा जाता है। रोजलिंड एंड हेलन एक मॉडर्न इकोलॉग है 1818 में, और सेंची इन्होंने एक ट्रेजेडी लिखी है 5 एक्ट्स के अंदर। इसके बाद देखो ओड टू वेस्टविन, द मास्क ऑफ एनार्की, जूलियन एंड मडेलो और प्रोमीथियस अनबाउंड, ये भी पॉपुलर वर्क है ना। लिरिकल ड्रामा इन 4 एक्ट्स, और टू आई स्काईलार्क, और ये अलग वर्क है ना, ये अलग वर्क है और ये अलग वर्क है। टू आई स्काईलार्क अलग अलग है, और क्लाउड्स द क्लाउड्स अलग वर्क है। एडोनियस इनका अलग वर्क है। और अ डिफेंस ऑफ पोइट्री और एपिपिसिडियन हेलेस, अ लिरिकल ड्रामा 1822 में, और द ट्रम्प ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड रहा ये, और इंग्लैंड इन 1819 इट इज अ सोनेट। तो ओवरऑल ये सारे इनके वर्क हैं। तो इनके मेजर वर्क्स का बारे में मैंने बता दिया है। इनका पूरा जो लाइफ है उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वर्क्स के बारे में, कुछ एक चीज़ें जो ज़रूरी थी, कुछ कोटेशन ज़रूरी थे, वो सारी चीज़ें एक एक करके हमने इस सेशन में देख ली हैं। अब जब इसका नेक्स्ट सेशन होगा तो हम इनके वर्क्स जो मेजर वर्क्स हैं, अभी तो मैंने बहुत सारे आपको जैसे 25 के अप्रोक्सीमेट मैंने आपको वर्क्स बताए हैं, और आगे चल के इनमें से जो मेजर वर्क्स हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन वर्क्स की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।